तो चलिए हम लोग को शुरू करना था क्या, फ्रिक्शन। तो हम लोग किसका बारे में डिस्कस कर रहे थे? तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेल्फ एडजस्टेबिलिटी ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कि देखिए यहां पे क्या बोला गया था कि मान लीजिए अगर कोई बॉडी है, अगर इसको ग्राउंड पे ऐसे मैंने रख दिया, ठीक है, तो ये अगर ग्राउंड पे ऐसे रेस्ट कर रहा है और इसको बाहर से चलाने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स ऐसा आया, तो जब तक बॉडी चल नहीं रही है तब तक बोला ये जाता है कि फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो म्यू एस टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन इसके बराबर होगा। तो देखिए दो सिचुएशन हो सकता है कि जब तक जो बाहर से ड्राइव करके लेके जाना चाहता है वो अगर अभी सफिशिएंट नहीं है, उससे बड़ा है कौन, उससे बड़ा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, तब तक क्या होगा, फ्रिक्शन बोलेगा, जो बात बोला गया कि जितना डिमांड किया जा रहा है उतना ही फ्रिक्शन का फोर्स दो, पूरी ताकत मत लगाओ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर 10 kg का कोई ब्लॉक है, यहां पे बोला गया है कि म्यू का वैल्यू 0.4 के बराबर है। बाहर से आके मान लो किसी ने 20 न्यूटन का फोर्स ऐसा लगा दिया, तो यहां पे देखिए जरूरी नहीं है कि हर बार जो फ्रिक्शन है वो आपका कितना म्यू एस इंटू एन के बराबर ही हो। यहां पे देखिए म्यू है 0.4 और एन का मतलब है 10 इंटू 10, तो देखिए मैक्सिमम फ्रिक्शन 40 न्यूटन का है। तो यही बात बोला गया कि अगर जो अभी अप्लाइड फोर्स है जो कि एफ है उससे बड़ा है मैक्सिमम फ्रिक्शन, कि अभी क्या बोला जा रहा है इस केस में कि 20 न्यूटन से लेके भागना चाहता है तो फ्रिक्शन अभी अपना मैक्सिमम वैल्यू नहीं लेगा। फ्रिक्शन बहुत दिमाग वाला फोर्स है। फ्रिक्शन ने कहा क्या, फ्रिक्शन ने कहा अभी इधर से 20 न्यूटन लगा के ही क्या हो जाओ, शांत हो जाओ। देखिए बॉडी स्टिल इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर मान लो गलती से फ्रिक्शन 40 का लगा दे तब तो ये बॉडी, आप खुद सोचो कि आप 20 न्यूटन से ऐसे धक्का मार रहे हो और कोई बॉडी आप ही की ओर आ रहा है, तो ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ही बोला गया कि जब चलाने वाला फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है तो फ्रिक्शन ऐसा वैल्यू लेगा। अब देखो अगर चलाने वाला फोर्स जो है वो अगर बड़ा या बराबर हो जाए फ्रिक्शन के, वो अगर बड़ा या बराबर हो जाए मैक्सिमम फ्रिक्शन के, तो अब फ्रिक्शन बोलेगा कि अब अपना जो भी ताकत है, जो भी अपना पावर है, जो भी कैपेसिटी है उससे विरोध करो। जैसे कि देखिए अगर बाहर से कितना का फोर्स लग जाए, बाहर से 50 न्यूटन का फोर्स लग जाए, तो अब की बार फ्रिक्शन से बोला गया कि 50 न्यूटन लेके भागना चाहता है, तो फ्रिक्शन बोला नहीं भागने देंगे, तो रोको। तो रोकने की कोशिश करेगा किससे, अपनी पूरी ताकत से, स्टिल ये नहीं रोक पाएगा। तो देखिए फ्रिक्शन इसके बराबर होगा। तो यहां से हम लोग क्या देखें कि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू एस टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन और 0 के बीच में कुछ भी हो सकता है। इसी का तो बात किया जा रहा था कि फ्रिक्शन इतना दिमाग वाला फोर्स है कि वो देख रहा है बाहर से जो अप्लाई किया जा रहा है उसकी वैल्यू कितने के बराबर है। उसने देखा 20 न्यूटन, बोला मेरी ताकत तो बहुत है बट मैं अपनी तरफ से 20 ही लगा रहा हूं, इसको बैलेंस कर दिया। मान लीजिए इस 20 को बढ़ा के किसी ने 30 कर दिया, तो फ्रिक्शन बोलेगा मेरी ताकत तो बहुत है, मैं अपनी तरफ से चलो अभी के लिए 30 ही लगा रहा हूं। मान लीजिए किसी ने उसको बढ़ा के 45 कर दिया,
तो अब फ्रिक्शन ने देखा कि भले ही मैं हार चुका हूं, लेकिन जितना मेरा मैक्सिमम ताकत है, अपनी मैक्सिमम ताकत लगा के वो इसका विरोध करेगा। तो आपका दो फ्रिक्शन का रेंज आ गया। एक कब, जब तक कि बाहर का ड्राइविंग फोर्स जो है वो कमजोर है मैक्सिमम फ्रिक्शन से, तब फ्रिक्शन खुद को सेल्फ एडजस्ट करते रहेगा और यहां पे इसका वैल्यू इतना के बराबर होगा। चलिए इसके आधार पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे और बात समझ में आएगी। ये क्या बोला जा रहा है कि इफ अ ब्लॉक ऑफ मास 6 kg is resting on a floor where the coefficient of friction between the block and floor is 0.3, if a force of 12 Newton is applied on the body as shown, then the value of friction between the object and floor। पहला बोला जा रहा है 6 न्यूटन, फिर बोला जा रहा है 12 न्यूटन, तीसरा बोला जा रहा है 18 न्यूटन, सबसे लास्ट बोल रहा है 24 न्यूटन। देखिए अब यहां पे हम लोगों को क्या पता चला, यहां पे हम लोगों को पता चला कि एक ब्लॉक है जो कि रेस्ट कर रहा है ग्राउंड पे। यहां पे बोला गया है कि ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास कितना के बराबर है। तो ये जो ब्लॉक है इसके बारे में बोला जा रहा है कि इस ब्लॉक का मास जो है उसका वैल्यू कितना के बराबर है। तो ब्लॉक का मास देखिएगा तो उसके बारे में बोला गया है 6 kg, ठीक है। फिर यहां पे बोला गया है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कितना के बराबर है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है इसका वैल्यू कितना के बराबर बोला गया है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.3 के बराबर। देखो अगर बाहर से कोई फोर्स आया है जिसका वैल्यू 12 न्यूटन है और वो इसको लेके जाना चाहता है, तो जवाब में फ्रिक्शन बोलेगा कि नहीं, हम ये मोशन को नहीं होने देंगे। तो हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन का काम है विरोध करना, और फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना का विरोध कर सकता है। तो फ्रिक्शन जो मैक्सिमम विरोध कर सकता है वो म्यू एस टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन इसके बराबर। तो यहां पे देखिए, तो यहां पे म्यू एस है 0.3, नॉर्मल रिएक्शन मतलब mg के बराबर, तो म्यू एस इंटू एम जी, तो 0.3 इंटू 6 इंटू 10। तो यहां पे देखिए इसका वैल्यू आया 18 न्यूटन इसके बराबर। बट आप खुद सोचो, अगर फ्रिक्शन 18 न्यूटन ले लेगा तो क्या होगा। फ्रिक्शन अगर 18 न्यूटन ले लेगा तो ये बॉडी F इक्वल टू 12 न्यूटन। अगर फ्रिक्शन मान लो 18 न्यूटन ले लेगा तो ये ब्लॉक देखो इधर का फोर्स विजेता हो गया। तो ऐसा लाइफ में आप कभी देखें कोई आदमी इधर इसको धकेल रहा है और वो उसी की तरफ आ जाए, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये प्रैक्टिकली हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन ने क्या बोला कि देखो मेरा जो एबिलिटी है वो तो 18 न्यूटन तक जाने का एबिलिटी है मेरा, कि मेरा जो एबिलिटी है वो 18 न्यूटन तक जाने का है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं
कि बाहर वाला 12 न्यूटन ही लगा रहा है, तो फ्रिक्शन बोला कि अभी अपने अंदर में है, अपने काबू में है, तो अपनी तरफ से क्या करो, अपनी तरफ से 12 न्यूटन लगा दो और बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहने दो। तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू किसके बराबर, 12 न्यूटन के बराबर होना चाहिए। कि फ्रिक्शन के पास मार्जिन है कि जब तक ये 18 पूरा नहीं होगा, मान लो 12 की जगह 15 लगा दे तो 15 लगेगा, मान लीजिए। और एग्जाम्पल इसी में, अगर 15 लगाता है बाहर से तो 15 लगाने पे फ्रिक्शन क्या बोलेगा कि अपना औकात 18 तक है, अपनी कैपेसिटी 18 तक है, अभी 15 मांग रहा है, रोक के रखो, अपनी तरफ से 15 लगा के रोक लो, रोक लिया। बिट कभी ना कभी तो ऐसा दिन आएगा कि बाहर से मान लीजिए लगा दिया, कितना बाहर से लगा दिया, मान लो 20, तो अब फ्रिक्शन देखा कि भले ही मेरा औकात से बाहर है, लेकिन मेरी जितनी ताकत है पूरा ताकत से विरोध करूंगा। देखिए पूरा ताकत से विरोध कर रहा है। F इक्वल टू कितना के बराबर, 18 न्यूटन। अब फ्रिक्शन हार चुका है। अब देखिए तो 20 उधर की ओर, 18 इधर की ओर, तो F नेट का वैल्यू कितना के बराबर हो गया। तो ऐसे ही तो हम लोग मोशन करवाते हैं कि F नेट का वैल्यू 2 न्यूटन के बराबर। कि छोटा सा फोर्स से इसको खींचने का कोशिश किया, फ्रिक्शन क्या किया, इसको बैलेंस कर लिया। फोर्स को और बढ़ाया, खींचने का कोशिश किया, फ्रिक्शन इसको बैलेंस कर दिया। लेकिन कभी ना कभी एक दिन फोर्स बढ़ाते बढ़ाते जो फ्रिक्शन का मैक्सिमम औकात है उसको पार कर जाएगा, उस दिन मोशन शुरू हो जाएगा। तो यही बात बोला जा रहा है कि ऐसा कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन के पास है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मान लो ये वाला बॉडी ऐसे यहां पे आपने, यहां पे क्या हुआ कि इस बॉडी के लिए देखो कितना के बराबर, मान लो इस बॉडी का मास है 5 kg के बराबर, मान लीजिए यहां पे म्यू है 0.4 के बराबर, तो एफ मैक्स इक्वल टू म्यू एन, मतलब म्यू टाइम्स mg। तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू देखो 20 न्यूटन। ये इतना बात समझ गए। तो ये बॉडी रखा हुआ है, हमको ऐसा पता है। देखो पहला बार तुम आए और तुमने कहा कि मैं 10 न्यूटन से इसको लेके भागना चाहता हूं, फ्रिक्शन बोला होल्ड ऑन, आप ऐसे लेके नहीं जा सकते। फिर फ्रिक्शन क्या बोला कि अभी मेरा औकात 20 न्यूटन तक का है, तो 10 से लेके भागना चाहता है। फ्रिक्शन बस यही बात चाहता है कि मोशन ना हो। देखो फ्रिक्शन अपनी ओर से 10 लगाया, इसके 10 के जवाब में बॉडी इक्विलिब्रियम में है, आप इसको उठा के लेके नहीं जा सकते। अगला आदमी आया, वो उधर से खींच रहा था, अगला आदमी आया और वो क्या बोला, वो बोला इसको हम 10 न्यूटन से ये इधर की ओर खींचना शुरू किया फोर्स लगा के। फ्रिक्शन बोला इधर लेके जाना चाहते हो, होल्ड ऑन, हम जाने नहीं देंगे। देखिए अब की बार फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगा और वो 10 न्यूटन के बराबर हुआ। तो फ्रिक्शन तो इतना समझदार फोर्स है कि अपना डायरेक्शन भी बदल लेता है। वैल्यू तो दूर की बात है। देखो जब इसी चीज को तुम इधर खींच रहे थे, नहीं खींच पाए क्योंकि इसके जवाब में फ्रिक्शन इधर लगा। इसी चीज को तुम इधर खींचना चाहते थे, नहीं खींच पाए कि अब की बार फ्रिक्शन ऐसे, अब की बार ऐसे फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन मोशन को रोकने के लिए फ्रिक्शन क्या कर सकता है, अपना वैल्यू भी एडजस्ट कर सकता है। हाँ एक दिन आएगा, जैसे अभी हमने कहा कि मान लो आप 30 न्यूटन का लगाओगे कि कभी ना कभी तो मोशन होगा ही ना, तो 30 न्यूटन का लगाओगे, अब फ्रिक्शन बोलेगा मेरा मैक्सिमम औकात से क्या है, ज्यादा है, अब फ्रिक्शन 20 न्यूटन लगा के, लेकिन स्टिल विरोध करता रहेगा। तो फ्रिक्शन अपना वैल्यू भी एडजस्ट कर सकता है और फ्रिक्शन अपना क्या एडजस्ट कर सकता है, डायरेक्शन भी एडजस्ट कर सकता है। यहां पे ये बात है। चलिए इससे आगे बढ़ा जाए, हटा दीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन के फॉर्म में ही समझते हैं कि इफ द वैल्यू ऑफ फोर्स F इज कितना के बराबर है, ट्वेंटी न्यूटन
and the of friction is 0.2, then the friction force between the wall and the block is। देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है कि ऐसा एक वॉल है, इस पे एक चीज को ऐसे टाई करके रखा हुआ, कोई ब्लॉक है, इधर से फोर्स F अप्लाई किया जा रहा है और इस ब्लॉक का मास जो दिया हुआ है वो 0.3 kg इसके बराबर ऐसा दिया हुआ है। यहां पे म्यू लिख भी दिया है 0.2 के बराबर है। तो बोल रहा है, सोचना है कि क्या क्या हो रहा होगा कि फ्रिक्शन का फोर्स जो होगा, तो पहला बात बोल रहा है कि फ्रिक्शन का फोर्स 2 न्यूटन के बराबर होना चाहिए, दूसरा बोल रहा है 3 न्यूटन के बराबर, तीसरा बोल रहा है 4 न्यूटन के बराबर और सबसे लास्ट बोल रहा है 5 न्यूटन के बराबर ऐसा होना चाहिए। देखिए किसी भी चीज को अगर आप चाहें तो दीवार से क्या कर सकते हैं, टाई करके रख सकते हैं। मान लो इसी को अगर यहां पे चिपका दिया जाए तो मैं अभी देखो, मैं वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगा ही नहीं रहा हूं, सारा का सारा फोर्स मेरे द्वारा जो लगाया जा रहा है, तो कौन इसको रोक के रखा हुआ है। अच्छा माउस वाज एक्टिव, 1 मिनट रुक जाओ। चलिए यहां पे देखिए, किसी चीज को अगर दीवार से चिपका के रखना है, मान लो कोई चीज क्यों गिर जाता है, अगर दीवार से चिपका के किसी चीज को छोड़ दिया जाए, ऐसा तो चीज यहां कुछ दिख नहीं रहा, चलिए एक चीज दिखा, ये काम आएगा। चलिए हाँ ठीक है, अगर मान लो इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूं तो ये यहां नहीं टिक पाएगा, इसको मैंने दबा दिया तो इससे क्या एडवांटेज हुआ, देखिए कि अगर इस चीज को दीवार से ऐसे ही लगा के छोड़ दूं तो क्यों कोई चीज गिर जा रहा था, तो यहां पे बात को समझिए, कोई चीज इसलिए गिर जाता है कि उसके पास उसका वेट होता है, कि दीवार से आपने चिपकाया तो अपने वेट के वजह से वो नीचे गिरना चाहता है। मान लो अगर इसको चिपका के रखना है दीवार से इस तरीके से, तो वो एक फिंगर काफी है, और कोई बोले इस स्मार्ट बोर्ड को खोल के इसको दीवार से चिपका के रखो, तो क्या चीज का ज्यादा जरूरत पड़ेगा, क्या चीज का। मान लो एक बोरा दे दे आपको, इसको चिपकाने के लिए बोल रहे हैं कि दीवार से चिपका के ऐसे रहो, उसकी जगह एक क्या करे, प्लास्टिक का बोरा दे दे, उसको अगर चिपका के रखने के लिए बोले तो आप क्या बढ़ाओगे, देखो आप क्या बढ़ाओगे, आप जो अपने द्वारा लगाया गया फोर्स है इसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर इसी पोडियम को बोलूं उठा के इस दीवार से चिपका के रखो तो क्या करना पड़ेगा, बहुत जोर से दबाना पड़ेगा। जोर से क्यों दबाना पड़ेगा, ये एफ फोर्स के बढ़ने से। तो पहला बात तो ये है कि जब इसको आपने यहां पे दीवार से ऐसे छोड़ा तो गिर गया, ऐसे दबा दिया तो क्यों नहीं गिरा, कि यहां पे देखिए इसको गिरने से कौन रोक रहा है, तो इसको गिरने से रोक रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो इसको गिरने नहीं दे रहा है। अगर किसी चीज को आप दीवार से ऐसे चिपका के रख पा रहे हो कि और तो कोई सपोर्ट नहीं है, इसको मैं अगर दीवार से ऐसे चिपका के रख पा रहा हूं, तो ये मत सोचो कि आप हॉरिजॉन्टल में जो ये फोर्स लगा रहे हो इसकी वजह से रुका हुआ है। इसकी वजह से क्यों रुकेगा, ये फोर्स को वेट से क्या मतलब है, वेट तो वाई डायरेक्शन में है, तो रोक के कौन रखा हुआ है, रोक के रखा हुआ है फ्रिक्शन। और जितना भारी चीज होगा आपको उतना जोर से दबाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे अगर देखोगे तो ये अगर एफ ऐसे काम कर रहा है तो यहां पे कुछ कांटेक्ट होगा, तो यहां पे देखिए एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा और ये दीवार के अंदर जा नहीं रहा है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होना चाहिए वो किसके यहां पे
सबसे पहला अगर y डायरेक्शन में देखिएगा तो y डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, आप जो ऐसे इसको और जोर से दबा रहे हो तो नॉर्मल रिएक्शन को आप और बढ़ा रहे हो। क्वेश्चन में देखिए F इक्वल टू बोला गया है क्या कि 10 न्यूटन के बराबर है, तो कोई अगर इसको और जोर से दबा रहा है मतलब फ्रिक्शन उससे क्या होगा, सबसे पहले नॉर्मल बढ़ेगा। और नॉर्मल बढ़ने का फायदा क्या होता है, नॉर्मल को बढ़ने से जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगा। तो यहां पे देखिए बोला गया है तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, 10 न्यूटन के बराबर है। अगर नॉर्मल रिएक्शन 10 न्यूटन के बराबर है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, 10 बोला है जी कि 20 बोला है, एफ का वैल्यू जो है क्वेश्चन में क्या बोला गया है 20 के बराबर है ना। तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन देखिए 20 न्यूटन के बराबर होना चाहिए कि इधर से जो फोर्स एफ लगाया गया है वो कितने के बराबर है, जो एफ फोर्स लगाया गया है वो 20 न्यूटन के बराबर है। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन 20 के बराबर है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन 0.2 इंटू कितना, 0.2 इंटू 20 मतलब कितना का अवेलेबल है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है वो 4 न्यूटन का अवेलेबल है। हमेशा से लोग रटे रहते हैं फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन और यही आंसर करके आ जाते हैं। ये आंसर जो होगा ये गलत होगा। सही आंसर क्या होना चाहिए, देखिए वेट का वैल्यू क्या है, वेट का वैल्यू क्या है, तो मास है 0.3 तो वेट होता है mg, तो 0.3 इंटू किसके बराबर, g का वैल्यू 10, तो देखो 3 न्यूटन के बराबर। ऐसा अब आप प्रैक्टिकली ऐसा देखे नहीं होगे। देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि वेट इसको 3 न्यूटन से नीचे लेके जाना चाहता है। अगर फ्रिक्शन 4 न्यूटन ले लेगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन जीत जाएगा तो ये बॉडी ऑटोमेटिकली दीवार पे चढ़ने लगेगी। ऐसा कभी होता है क्या, ऐसा आपने कभी देखा है कि कोई चीज को आप दीवार से चपका दो तो वो ऑटोमेटिकली दीवार चढ़ जाएगी? ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम औकात कितना है, यहां पे देखिए फ्रिक्शन का मैक्सिमम औकात 4 न्यूटन के बराबर है। जो खींच के ले जाना चाहता था, जो खींच के ले जाना चाहता था उसको कितना चाहिए, तो 3 न्यूटन चाहिए। तो फ्रिक्शन बोला होल्ड ऑन, इसको इक्विलिब्रियम में लाना है ना। कौन लेके भागना चाहता है, तो वेट लेके भागना चाहता है। तो 3 न्यूटन का वेट अगर लेके भागना चाहता है, फ्रिक्शन अपने वैल्यू को 3 न्यूटन ही रखेगा। कि फ्रिक्शन को पता है कि मेरी औकात 4 न्यूटन तक है, लेकिन हमेशा क्या बोले हैं कि फ्रिक्शन परिस्थिति को देखेगा, फ्रिक्शन परिस्थिति को देखेगा और तब वो डिसाइड करेगा कि मेरे को क्या करना चाहिए। तो फ्रिक्शन ने ये देखा कि जो लेके भागना चाहता है वो क्या है, मेरी औकात से कम है, तो बोला जितना में रुक जाए उतना ही लगा दो। तो 3 न्यूटन से ये लेके भागना चाहता था, 3 न्यूटन ही लगा के फ्रिक्शन चुप हो गया। तो फ्रिक्शन का वैल्यू देखिए 3 न्यूटन के बराबर होगा। जरूरी नहीं है हमेशा म्यू एस इंटू एन के बराबर ही हो। चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा ही करते हैं, देखते हैं इस बार दिमाग लगता है कि नहीं। अगला क्या बोला जा रहा है कि इफ अ परपेंडिकुलर फोर्स ऑफ 18 Newton is applied on the block of mass 1 kg to keep it tied on a wall where coefficient of friction is 0.5.
then the value of friction between the block and the wall। पहला बोला जा रहा 9 न्यूटन, दूसरा बोला जा रहा 10 न्यूटन, फिर बोला जा रहा 12 न्यूटन, 16 न्यूटन। देखिए यहां पे अब की बार सब कुछ वैसा ही है। अब की बार फिर से बस चेक करना है। देखो जरूरी नहीं है कि मोशन ना ही हो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि बोल दे सबको कि इसको दीवार से चिपका के रखो तो चिपका के रख ही ले भाई, उसके लिए तो उतना ताकत भी चाहिए तभी तो होगा। कि फ्रिक्शन भी तो जीत सकता है, वेट ही जीते हमेशा। अब यहां पे देखिए क्या बोला गया है कि बाहर से एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाया गया 18 न्यूटन का, कि एक ब्लॉक है जिसका मास 1 kg है, उसको टाई करके रखा जा सके एक वॉल से, जहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर है, जहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 के बराबर म्यू है। तो चलिए यहां पे अगर इस ब्लॉक का एबीडी बनाएंगे तो पहले चेक करते हैं कौन कितना ताकतवर है, कौन जीत रहा है, उसके हिसाब से तय होगा। तो देखिए यहां से अगर ये फोर्स एफ लगाया है तो यहां से देखो वॉल से क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। और नॉर्मल रिएक्शन को क्या होना चाहिए, तो नॉर्मल रिएक्शन को इक्वल टू एफ होना चाहिए। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू 18 न्यूटन के बराबर होना चाहिए। वेट हमेशा नीचे लेके जाना चाहेगा, तो वेट जो नीचे लेके जाना चाहता है उसकी वैल्यू m इंटू जी, तो 1 इंटू 10 देखिए कितना के बराबर, तो ये 10 न्यूटन का ऐसा हो गया। अब देखो अब हम लोगों को पता है कि सिंस यहाँ पे कांटेक्ट है, तो जब वेट नीचे लेके जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन क्या करेगा, तो फ्रिक्शन उस बात का विरोध करेगा। तो फ्रिक्शन जब उस बात का विरोध करेगा तो हम लोग फ्रिक्शन का वर्तमान वैल्यू क्या होगा वो तब तक नहीं निकाल सकते हैं जब तक ये बात का पता ना चले कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना के बराबर, तो म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू एस का वैल्यू देखिए 0.5 के बराबर, नॉर्मल रिएक्शन 18 के बराबर। यहां पे देखिए मैक्सिमम जो आया वो किसके बराबर आया, तो मैक्सिमम 9 न्यूटन के बराबर आ गया। अब देखो अब फ्रिक्शन से पूछा गया कि भाई अपना वैल्यू क्या लोगे तुम, तो यहां पे देखिए यहां पे क्या पता चला कि जो वेट है वो काफी मजबूत है, वो 10 न्यूटन से लेके नीचे जाना चाहता है। फ्रिक्शन बोला मेरे औकात से बाहर है, लेकिन मेरा काम है विरोध करना, मैं अपनी पूरी ताकत से विरोध करूंगा। तो अब की बार देखो मैक्सिमम फ्रिक्शन के ही बराबर ये अपना वैल्यू लेगा। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना के बराबर है, मैक्सिमम फ्रिक्शन 9 न्यूटन के बराबर है। देखिए पिछला केस में कोई मोशन नहीं होगा, पिछला केस जो आपने देखा था प्रीवियस केस में देखो वेट 3 न्यूटन नीचे था और फ्रिक्शन 3 न्यूटन ऊपर था। तो पिछला केस में इक्विलिब्रियम में था, मोशन नहीं हुआ। यहां फ्रिक्शन हार चुका है, वेट जीत चुका है, तो इसीलिए देखिए अब की बार मोशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि वेट जो है वो ज्यादा पावरफुल था। पिछला बार फ्रिक्शन बहुत ताकतवर था, फ्रिक्शन बोला बस वेट कितना से लेके जाना चाहता है 3, अपनी ओर से 3 लगा के रोक लो। यहां पे क्या बोला, वेट 10 लेके जाना चाहता है, अपना तो ताकत ही है 9 का, बट अपना कर्तव्य है रोकना, तो जो भी ताकत है उससे रोको, तो उससे रोका गया। तो यही बात बोले कि फ्रिक्शन जो है वो अपना सिचुएशन देख के अपनी वैल्यू को क्या कर सकता है, डिसाइड कर सकता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, वो कुछ भी ले सकता है। डायनेमिक में कोई दिक्कत नहीं है, जिस दिन मोशन शुरू हो गया, देखिए यहां मोशन हो रहा है, फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एन के बराबर है। हाँ जब मोशन होता है तब तो फ्रिक्शन म्यू एन के बराबर होता ही है, जब मोशन नहीं हो रहा हो तब बहुत ही कॉम्प्लेक्स बात होती है। चलिए इतना समझे हैं तो इसका आंसर देखते हैं, कर पाते हैं। क्या बोला जा रहा है कि इफ अ
block of mass 0.5 kg is tied on a wall by applying a perpendicular force of 40 न्यूटन। If the coefficient of friction between the wall and the block is 0.15, then the value of force of friction। चलिए बताइए अब की बार कौन जीत रहा है और फ्रिक्शन अपना वैल्यू क्या लेगा? कौन जीत रहा है? आईपीएल देखते हैं क्या? आईपीएल देख रहे हैं सभी लोग? आईपीएल सीजन चल रहा है ना जी अभी। तो यहां पे देखिए पहला बार में बोला जा रहा है कि 5 न्यूटन होगा, फिर बोला जा रहा है 6 न्यूटन होगा, फिर बोला जा रहा है नहीं 9 न्यूटन होगा, सबसे लास्ट बोल रहा है 12 न्यूटन होगा। लगा हुआ ना जी बॉयज हॉस्टल में? जो टीवी भी लगा हुआ है शायद चलता है, जो टीवी लगा हुआ है चलता है बॉयज हॉस्टल में? एक टीवी जैसा कुछ लगा हुआ है ना वेटिंग रूम में, शायद वेटिंग रूम में लगा हुआ है, नहीं चलता है? मे भी नीट एग्जाम है इसीलिए बंद कर दिया गया। चलिए यहां पे अब की बार एक लास्ट बार देखते हैं कि सेल्फ एडजस्टिबिलिटी ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। तो यहां पे देखो इधर से क्या लगा दिया गया है, इधर से एक फोर्स लगा दिया गया है, बोल रहा है 40 न्यूटन का। सिंपल सा बात है, किसी को भी दीवार से अगर बांध के रखना है तो जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे, इसीलिए तो शुरुआत में बोला गया था कि फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के ज्यादा प्रोपोर्शनल है। मान लो इसको मैंने दबा के रखा हुआ है, कोई खींच के लेके चला गया, अगर ना खींच पाए तो क्या करना होगा? और दबाना पड़ेगा। तो और दबाने से क्या बढ़ेगा? नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा। इसीलिए नॉर्मल रिएक्शन बढ़ाने के लिए ही इसको ऐसे करके दबा के रखा जा रहा है। अब यहां से देखिए तो वॉल से नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगा, तो ये एन हो गया, ये तो हॉरिजॉन्टल का काम हो गया। वर्टिकल में वेट बोला चलो नीचे की ओर, तो फ्रिक्शन बोला होल्ड ऑन, ये मोशन नहीं होना चाहिए, तो ये वाला ऐसा हो गया। अब सबका कैपेसिटी देखते हैं। देखिए नॉर्मल इक्वल टू बाहर से जो अप्लाई किया गया फोर्स है, जितना से दबाएं उसके बराबर, तो नॉर्मल पता चला 40 न्यूटन के बराबर ऐसा होना चाहिए। वेट जो लेके भागना चाहता था, तो बॉडी का मास देखिए क्वेश्चन में गिवन है 0.5 kg है, तो बॉडी का मास अगर 0.5 है तो उसका जो वेट होना चाहिए वो m इंटू जी, तो 0.5 इंटू 10, ये यहाँ पे 5 न्यूटन का वेट हो गया। कि वेट बोला, वेट के वजह से ही कोई चीज स्लाइड कर जाता है वॉल पे, तो वेट बोला नीचे की ओर चलो। अब देखिए वेट अगर नीचे लेके जाना चाहता है तो फ्रिक्शन बोला हम जवाब देंगे, और फ्रिक्शन को पहले तय करना था कि कितना से जवाब दे। तो फ्रिक्शन खुद को चेक किया कि अपनी मैक्सिमम ताकत कितनी है, तो फ्रिक्शन खुद को चेक किया, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम ताकत म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन होता है, तो 0.15 इंटू 40, तो इसको अगर निकाल के लाइएगा तो 15 इंटू 4 6 के बराबर होता है, तो 6 न्यूटन इतना के बराबर। तो फ्रिक्शन को पता चला अपनी ताकत बहुत ज्यादा है। तो फ्रिक्शन अब क्या देखा? फ्रिक्शन ने अब देखा कि भाई वेट जो है इसको 5 न्यूटन से नीचे लेके जाना चाहता है। फ्रिक्शन को पता चला कि अपना ताकत 6 न्यूटन का है, तो फ्रिक्शन बोला पूरा ताकत मत लगाओ, अभी 5 न्यूटन ही जरूरत है,
तो 5 न्यूटन लगा के क्या करो, चुप हो जाओ, तो विजेता फ्रिक्शन बना। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे देखिए कोई मोशन नहीं होगा। फ्रिक्शन बोला 5 न्यूटन से भगा रहा है, 5 न्यूटन लगा के रोक लो, यही है सेल्फ एडजस्टिबिलिटी। अगर यही मास और ज्यादा हो जाए तो फ्रिक्शन अपना वैल्यू बढ़ाएगा, बढ़ाने के बाद फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा कितना, 6 न्यूटन से ज्यादा नहीं ले सकता, तो मोशन तो होगा नहीं, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितना के बराबर, तो 5 न्यूटन के बराबर ही होगी। तो यही है फ्रिक्शन का दिमाग कि बेस्ड ऑन द सिचुएशन जो डिमांड होगा वही फ्रिक्शन दे रहा होगा। चलिए इससे आगे बढ़ा जाए। तो ये था हम लोगों का सेल्फ एडजस्टिबिलिटी ऑफ फ्रिक्शन। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट का नाम है क्या, उसको बोला जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन करने से पहले मान लीजिए अगर बॉडी कहीं कोई कांटेक्ट सरफेस पे है, तो कांटेक्ट सरफेस पे होने से अगर फोर्स एनालिसिस करें तो हम लोग जानते हैं कि 2 कांटेक्ट फोर्स काम करता है। एक काम करता है आपका फ्रिक्शन फोर्स, तो ये हो गया F, और दूसरा कौन काम करता है, तो दूसरा काम करता है नॉर्मल रिएक्शन। ऐसे तो बॉडी के ऊपर 2 कांटेक्ट फोर्स काम करते हैं, एक अलोंग द कांटेक्ट सरफेस, जिधर की ओर कांटेक्ट सरफेस है, और दूसरा परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। तो ये वाला क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन। ऐसा तो क्या बोला जाता है कि यहां पे एक चीज होता है जिसको बोला जाता है क्या, जिसको बोला जाता है आर, कि ये है आर। तो यहां पे क्या बोला जाता है कि दी एंगल मेड बाय the angle made by the resultant of the normal reaction and the friction force with the normal reaction, the angle made by the resultant of the normal reaction and the friction force with the normal reaction is called angle of friction। अब क्या है एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखते हैं। तो देखिए जहां कहीं भी 2 फोर्स हो तो उनका रिजल्टेंट जो इनको बीचों बीच जाता है, वो जो है जितना एंगल बना रहा है नॉर्मल रिएक्शन के साथ ही, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब हुआ कि द एंगल मेड बाय, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कितना एंगल बना रहा है, किसके साथ, नॉर्मल के साथ। अब फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, तो म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं कि अगर उस ट्रायंगल को देखेंगे तो फ्रॉम ट्रायंगल, देखिए इस ट्रायंगल में अगर ये एफ है तो इसको भी एफ होना पड़ेगा, इसके सामने ही तो वो उल्टा है। तो फ्रॉम ट्रायंगल हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो टेन थीटा का वैल्यू होना चाहिए, टेन थीटा का वैल्यू यहां पे किसके बराबर होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन खुद किसके बराबर होता है, तो म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो यही होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। बहुत बार एंगल ऑफ फ्रिक्शन दे देगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना होगा, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो सिंपल से याद रखना है कि जो इन दोनों का रिजल्टेंट फ्रिक्शन और नॉर्मल का, नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है, वही है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बाकी ज्योमेट्री का यूज करके बताया गया कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है इसके बराबर होगा। अब अगला जो लास्ट पॉइंट हम लोगों को फ्रिक्शन में देखना है
वो क्या है? तो लास्ट पॉइंट जो हम लोगों को फ्रिक्शन में देखना है वो हम लोगों का है, जैसे मोशन में देखे थे लास्ट पॉइंट वैसे ही देखना है। उसको बोला जाता है फ्रिक्शन ऑन क्या? फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन। कि इंक्लाइन प्लेन के ऊपर फ्रिक्शन कैसा होगा? तो फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन, इसको कैसे निकालना है ये हम लोगों को देखना है। देखिए, अगर कहीं कोई चीज इंक्लाइन प्लेन पे रखा जाता है तो पहला बात जो यहां पे पढ़ना है, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिपोज। कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? देखो कि अगर मान लो कहीं पे ऐसा जैक लगा हुआ है, ठीक है, अब आप इस साइड से तो फिक्स किए हुए हो, इसको उठा सकते हो, तो इसके ऊपर एक ब्लॉक को रख दीजिए। मान लीजिए यही एक इंक्लाइन प्लेन है, तो देखो शुरुआत में अगर देखोगे तो जो चीज रखा हुआ है वो शुरुआत में स्लाइड नहीं करेगा, थोड़े देर बाद एंगल को आपने थोड़ा और बढ़ा दिया, अभी स्लाइडिंग शुरू नहीं हुई है। थोड़ा और इंक्लाइन करोगे तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि इतना इंक्लाइन हो जाएगा जब ये क्या करना शुरू कर देगा, जब ये स्लाइड करना शुरू कर देगा। इसी को बोला जाता है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब क्या हुआ कि शुरुआत में देखो सिंपल सा बात है, ऐसा इस यहां पे किसी चीज को रख दूं, शुरुआत में इंक्लिनेशन बढ़ाओगे वो स्लाइड नहीं करेगा, और बढ़ाओगे नहीं करेगा, और बढ़ाओगे नहीं करेगा, कभी ना कभी एक दिन आएगा जो स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या बोला जाता है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द इंक्लाइन प्लेन एट विच अ block placed on the inclined plane start sliding is called angle of रिपोज। कि जैसे मान लीजिए इसके ऊपर कोई चीज रखा गया है, अगर मान लो शुरुआत में है तो ये चीज स्लाइड नहीं करेगा, जैसे जैसे इसको आप ऊपर करना शुरू करोगे चांसेस है कि ये अभी स्लाइड नहीं करेगा, थोड़ी देर बाद स्लाइड करने लगेगा। अब यहां पे एंगल ऑफ रिपोज बताना है विद द हेल्प ऑफ एफबीडी। तो देखिए एफबीडी कैसे बनेगा कि देखो यहां पे सबसे पहले ये थीटा ऐसे हो गया। इंक्लाइन प्लेन का जब प्रॉब्लम पहले देखे थे तो बताया गया था दो फोर्सेस के बारे में। पहला तो वेट का एक कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में काम करता है उसको बोला जाता है mg साइन, क्या अभी के लिए फाई बोलते हैं, तो mg साइन फाई ऐसा, ठीक है। जो वेट के उल्टा डायरेक्शन में काम करता है इसको बोला जाता है mg cos फाई ऐसा। जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो जाएगा ऐसा। देखो मोशन किधर हो रहा है तो नीचे की ओर मोशन की संभावना है, तो नीचे की ओर मोशन ना हो इसके लिए ऊपर की ओर काम करेगा कौन? फ्रिक्शन। कि फ्रिक्शन चाहेगा, मान लो शुरुआत में क्यों स्लाइड नहीं हो रहा था, मान लो जब इंक्लिनेशन छोटा था, मान लीजिए ये थीटा 1 के बराबर था, तो अभी स्लाइडिंग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि mg साइन थीटा 1 को कौन हरा रहा था? फ्रिक्शन हरा रहा था। शुरुआत में थोड़ा सा इंक्लाइन करने से सामान नहीं गिरा, क्यों? क्योंकि यहां पे फ्रिक्शन जो है वो आपको क्या कर देगा? mg साइन थीटा को बैलेंस कर देगा। तो ये बोला जाएगा कि वेन स्लाइडिंग अकर्स, कि जब स्लाइडिंग होने वाला होगा उस समय क्या होना चाहिए?
तो जब स्लाइडिंग होने वाला होगा उस समय जो आपका mg sin phi है वो फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए। अब देखो mg sin phi किसके बराबर होना चाहिए, तो mg sin phi जो है फ्रिक्शन होता है किसके बराबर, तो म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन के बराबर। यहां पे देखिए mg sin phi नॉर्मल रिएक्शन खुद किसके बराबर होगा, ऊपर नॉर्मल नीचे की ओर कौन, नीचे की ओर mg cos phi, ये ऐसे होगा mg कट गया। अब देखो tan phi इक्वल टू किसके बराबर आया, म्यू के बराबर, ये यहां पे आ गया। वी नो हम लोगों को क्या पता है कि tan थीटा भी किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर। थीटा क्या है, थीटा है आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ ये देखिए रिपोज दोनों के दोनों का tan म्यू के बराबर है, तो यही बात हम लोगों को बताना था कि थीटा फाई के बराबर होगा। कि वो कौन सा एंगल जहां पे स्लाइडिंग अकर होगा, तो वो एंगल होगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू किसके बराबर, इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज इसके बराबर। कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज जो होंगे वो हमेशा एक दूसरे का बराबर होगा। कि मान लीजिए अगर मान लो कहीं पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन 30 डिग्री है, आया ऐसा वैल्यू, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन 30 डिग्री है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप इंक्लिनेशन बढ़ाओ 30 डिग्री तक कोई स्लाइडिंग नहीं होगा। जैसे ही 30 डिग्री पार होगा उसके बाद mg वाला जो कंपोनेंट है जीत जाएगा और फ्रिक्शन हार जाएगा और यहां पे स्लाइडिंग हो जाएगा। तो ये हम लोगों का स्टोरी था किसका, ये हम लोगों का स्टोरी था फोर्स एंड फ्रिक्शन के बारे में। देखिए फोर्स एंड फ्रिक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब कंप्लीट हो गया, बट इसमें जो आप सीखे हैं वो आने वाले चैप्टर्स में फोर्स जो है वो फिजिक्स का सबसे बेसिक क्वांटिटीज में से एक है। तो फोर्स तो बहुत जगह आएगा, अंतिम चैप्टर तक फिजिक्स में फोर्स रहता ही है किसी न किसी फॉर्म में, तो आगे भी काम आएगा। अब आगे बढ़ते हुए जो हम लोगों को अगला चैप्टर के लिए हेडिंग डालना है, तो अगला चैप्टर का नाम लिखिए वर्क, एनर्जी एंड पावर। देखिए अगर पूरे दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोई है पूरा दुनिया में, तो वो है देखो एनर्जी। एनर्जी से ज्यादा महत्वपूर्ण पूरा दुनिया में कुछ नहीं है। कहने का मतलब देखो सब क्या बोलते हैं, बहुत फिलोसफिकल होते हैं लोग, तो बोलते हैं क्या पापी पेट का सवाल है, ये ना बोलते पेट का सवाल है, सब कोई बोलता है। तो पेट का सवाल है तो पेट का क्या सवाल है, पेट को क्या चाहिए, फूड चाहिए। और फूड क्यों चाहिए, नहीं खाएंगे खाना, नहीं खाएंगे खाना तो सबसे बेसिक नेसेसिटी जो है इंसान के बॉडी के एनर्जी के लिए वो फूड है। कि पहला लड़ाई इवन इंसान भी लड़ रहा है और जानवर भी लड़ रहा है, जंगल में किस लिए लड़ रहा है, सब फूड के लिए ही सारा का सारा खेल हो रहा है, इतना हंटिंग हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है सबको फूड चाहिए। तो पहला बेसिक नेसेसिटी तो एनर्जी का उसी के लिए। देखिए आज ही पता नहीं मैंने दोबारा अपडेट लिया नहीं है, अभी सुना था पहले ईरान ने मिसाइल दागा, अब इजराइल मिसाइल दाग रहा है। तो ईरान और इजराइल सबको आपस में पूरा मिडिल ईस्ट लड़ कट के मर रहा है, किसके लिए, तो फ्यूल के लिए। सारी लड़ाई डीजल पेट्रोल का है, तो डीजल पेट्रोल के लिए क्यों लड़ रहे हैं, डीजल मतलब डीजल पीता भी है, जो पीता भी है मान लीजिए गाड़ी ही पीता है, तो गाड़ी क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। अगर आप देखो पूरा दुनिया में जो भी लड़ाई हो रहा है वो एनर्जी के लिए ही, और फ्री में कोई चीज अवेलेबल नहीं है, वो है एनर्जी। एनर्जी कहीं फ्री में अवेलेबल नहीं है, मे भी सनलाइट बोल सकते हैं है अवेलेबल, और फिर देखिए और सनलाइट अवेलेबल है, फोटोसिंथेसिस जिसको आप सबसे बेसिक प्रोसेस बोलते हैं, उसमें भी तो एनर्जी ही क्रिएट कर रहे हैं या ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जो भी बोलिए। ये हो गया। आजकल के जमाना में देखो, पहले इलेक्ट्रिसिटी एक लग्जरी था, मतलब आज से 20 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी एक लग्जरी था। फैन का होना मतलब बहुत बड़ी बात थी, फैन है। अभी देखो फैन कूलर तो हो गया, अब एसी भी होना बड़ी बात नहीं है। तो यहां पे देखिए ये जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है क्या है,
करंट है क्या, मान लो करंट आ गया, करंट खत्म हो गया, तो एनर्जी ही तो है, एनर्जी ही तो है करंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो इतना बड़ा नेटवर्क बना है किस लिए, एनर्जी के लिए ही बना है। कि सरकार को आप किस लिए पैसा दे रहे हैं, सरकार आपको एनर्जी दे रही है करंट के फॉर्म में, और आप सरकार को पैसा वापस कर रहे हैं। तो एनर्जी फ्री में अवेलेबल नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं कि सबसे ज्यादा लड़ाई किसके लिए, एनर्जी के लिए हो रही है। देखिए एक साइकिल ऑफ होता है थिंग्स। देखो हम लोगों के अगर ह्यूमन नीड बोला जाए तो क्या है, मोशन कराना। कि लाइफ का पर्पस क्या है, मान लो बॉडी को फूड क्यों चाहिए, मूवमेंट करते हैं, एवरीडे वर्क करते हैं, उसमें एनर्जी खत्म होता है, तो फूड नहीं खाएंगे तो वो काम करने की क्षमता, तो मोशन कराना पर्पस है। आदमी का खुद का चलना, सामान उठा के ले जाना, या फिर उससे बड़ा मोशन, आप बाइक से आते हैं, कार से आते हैं, ट्रेन से चलते हैं, उसको चलने के लिए भी फ्यूल या करंट चाहिए। आजकल तो जमाना इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर जा रहा है, तो बहुत हो सकता है डीजल पेट्रोल की जगह सब और करंट ही करंट हो जाए। तो मोशन कराना है तो कराने के लिए देखो किस चीज का रिक्वायरमेंट होता है, फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है। या तो अपने हाथों से फोर्स लगवाएं, या तो कार से लगवाएं, किसी मशीन से लगवाएं। तो मोशन कराने के लिए फोर्स का जरूरत होता है, और जहां कहीं भी फोर्स लगता है तो फोर्स करने के लिए जो फोर्स लगाता है वो आदमी वर्क कर रहा होता है। जो फोर्स लगाता है, चाहे आदमी फोर्स लगाए या मॉडर्न टाइम में मशीन फोर्स लगाएगा, एनिमल फोर्स लगा सकता है, मे भी पहले होता था हाथी वगैरह से ही, वही मशीन थे उस समय का। तो मोशन करना है हम लोगों का पर्पस, उसके लिए जरूरत है फोर्स। अगर कोई फोर्स लगा रहा है तो वो वर्क कर रहा है, और जो आदमी वर्क करता है उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास एनर्जी होना चाहिए। तो देखो मोशन और फोर्स हम लोग उल्टा पढ़ रहे हैं। पहले पढ़ा कि भाई मोशन कैसे होता है, क्या होता है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। फिर समझा फोर्स, कि फोर्स के मदद से कैसे किसी को जो रेस्ट पे है मोशन में ला सकते हैं, मोशन से रेस्ट में ला सकते हैं। तो अगला वही काम हमको समझना है कि अगला जो काम है उसको नाम दिया गया है वर्क। कि वर्क क्या है, तो जो फोर्स लगेगा तो उसको वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करने की क्षमता कहां से आती है, तो एनर्जी हमको प्रोवाइड करता है वर्क करने का एबिलिटी। तो यहां पे वर्क को सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं। तो वर्क को कैसे डिफाइन किया गया है, देखिए वर्क को डिफाइन किया गया है कि द फोर्स एंड द, नहीं एक मिनट, द प्रोडक्ट ऑफ force and the displacement in the direction of force is called वर्क। देखिए कैसे डिफाइन किया गया है कि मान लीजिए अगर कोई फोर्स ऐसे काम कर रहा था, उसके कारण मान लो डिस्प्लेसमेंट ऐसा हुआ, कि जरूरी नहीं है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक ही दिशा में हो। अगर इनके बीच में एंगल थीटा है तो वर्क को डिफाइन किया जाता है एज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ, क्या, एज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसी को बोला जाता है वर्क। तो देखिए क्या लिया गया, किसका प्रोडक्ट है, फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, क्या बोला जाता है, दो कंपोनेंट होता है, एक जाता है थीटा की ओर, एक 90 डिग्री पे। तो थीटा की ओर कौन जाता है, कॉस थीटा। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन दोनों के प्रोडक्ट को क्या नाम दिया गया है, इन दोनों को ही प्रोडक्ट को वर्क नाम दिया गया है। चलिए अब हम लोग सीखते हैं क्या, कि अगर कोई चीज किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चला जाए। देखिए यहां पे सबसे सिंपल क्वेश्चन पहला करते हैं,
जो बहुत ही आसान है कि इफ अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन एक्ट्स ऑन द बॉडी, then the body displaces by 10 न्यूटन, 10 न्यूटन नहीं डिस्प्लेसमेंट है, 10 मीटर in the direction making angle of 60 degree with the line of action of the force, then एंगल जो है 60 डिग्री बना रहा है विद द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, देन द वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क कितना किया गया फोर्स के द्वारा बताना है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है जो बोला गया कि देखिए कहीं पे कोई फोर्स लग रहा है तो फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है 30 न्यूटन के बराबर, ऐसा है, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है कि इसके वजह से बॉडी 10 मीटर से डिस्प्लेस हो रहा है, बस उस डायरेक्शन में नहीं जिस डायरेक्शन में फोर्स है, उस डायरेक्शन में जो डायरेक्शन जो है फोर्स के साथ कितना डिग्री बना रहा है, फोर्स के लाइन के साथ 60 डिग्री बना रहा है। बोला क्या गया है, डिस्प्लेसमेंट है कितना के बराबर, 10 मीटर के बराबर। तो देखिए यही बात बोला जाता है कि वर्क जो डिफाइन किया गया है एज अ डॉट प्रोडक्ट डिफाइन किया गया है, कि वर्क का मतलब क्या हुआ, वर्क का मतलब हुआ डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्या, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जब कभी भी डॉट प्रोडक्ट टूटता है, ए डॉट बी जब होता है, कोई भी ए बी रहे, यहां फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, तो वो ए बी कॉस थीटा होता है। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो फोर्स है 30 न्यूटन का, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर का, और कॉस थीटा का मतलब कॉस 60 डिग्री 1/2। तो वर्क का जो एनर्जी है वो सेम होता है जो एनर्जी का होता है, वर्क का जो यूनिट है वो 150 जूल के बराबर वर्क होगा, कि वर्क का यूनिट जूल होता है, पहले भी बताया गया है यूनिट डायमेंशन में भी, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, वही कहलाता है जूल। चलिए अगला बात यहां पे समझने का कोशिश करते हैं कि अगला बात देखो, बहुत बार आपको ये ऐसे भी आएगा कि एक बॉडी है जो कि लाई कर रहा है यहाँ पे x1 y1 और z1, इस जगह पे लाई कर रहा है, और यहां से ये कोई चला गया x2 y2 z2। तो कोई पूछेगा कि भाई इसका डिस्प्लेसमेंट कितना के बराबर हुआ। देखिए अपना पुराना कॉन्सेप्ट है कि जब यहां पे तीनों डायरेक्शन में, भी एक एग्जांपल भी लेंगे, यहां पे तीनों डायरेक्शन में ये मोशन किया है, तो अपना पुराना कॉन्सेप्ट है कि x में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। मान लीजिए एक एग्जांपल ही ले लेते हैं कि 2 3 5 से ये बॉडी मूव कर चला गया 6 8 7 पे, ठीक है। अब यहां पे देखो तो यही है x1, यह है x2, तो x में कहां से कहां, x में 2 से 6 चला गया, तो यहां पे अगर डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो x में कितना, x2 माइनस x1, और x का दुनिया क्या होता है i कैप, तो यहां पे देखिए 6 माइनस 2 इंटू क्या i कैप, ऐसा लग गया। फिर चलिए साथ में लिखने के लिए ही तो ये होता है कि आई एक्स का दुनिया है जे वाई का और के जेड का। वाई में देखिए कहां चला गया, y2 चला गया, कहां से, तो y1 से। तो यहां पे देखिए जे का डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट y2 माइनस y1 है, तो यहां पे क्या होना चाहिए, +8 - 3, ये किसके दुनिया में, जे के दुनिया में।
फाइनली जो तीसरा डायरेक्शन है जो यहां पे हुआ है वही होगा Z2 माइनस Z1, और Z का दुनिया जो होता है वो K से इंगित किया जाता है। तो यहां पे देखिए 7 माइनस 5 K कैप ऐसा। तो यहां पे देखिए डिस्प्लेसमेंट I J K के टर्म्स में 4I 8 माइनस 3, तो 8 माइनस 3 किसके बराबर 5J प्लस 2K। देखिए ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसका क्या यूज है, क्यों सीखे हैं, उसके आधार पे चलिए क्वेश्चन करते हैं। इसको हटा दिया जाए, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इफ अ फोर्स F इक्वल टू 2I प्लस 5J प्लस 3K इज applied on a body, then the body displaces from 3 to 1 to 4 5 6, then the work done by this force। कि चलिए यहां पे तब बोला जा रहा है कि ये फोर्स कितना का वर्क किया है, ये हम लोगों को निकाल के बताना है। देखो बहुत पहले हम लोग सीखे थे डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या बोला गया था कि बहुत सिंपल मेथड होता है डॉट प्रोडक्ट में। अगर I J K में डॉट प्रोडक्ट हो कि A नाम का कोई वेक्टर हो AXI प्लस AYZ प्लस AZK ऐसा हो कि A नाम का कोई वेक्टर हो, दूसरा B नाम का वेक्टर होगा तो B का भी X में कुछ वैल्यू, B का Y में कुछ वैल्यू और B का Z में कुछ वैल्यू, कि B नाम का भी कोई वेक्टर है इस तरीके का। तो बोला गया था कि A डॉट B में ज्यादा समस्याएं नहीं है। A डॉट B में क्या बोला गया था कि I को I से कर दो, तो I को I से करने से AX इंटू BX हो गया। सिमिलरली बोला गया J को J से कर दीजिए, तो J को J से करने से AY इंटू BY ये ऐसा हो गया। फिर बोला गया K को K से कर दीजिए, तो AZ इंटू BZ ये ऐसा हो गया। तो यहां पे भी देखिए फोर्स तो गिवन ही है कि फोर्स क्या है, तो फोर्स हम लोगों को गिवन है कि 2I प्लस 5J प्लस 3K इसके बराबर। डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है, तो अभी अभी हम लोगों ने मेथड सीखा है कि अगर कोई चीज 3 to 1 x1 y1 z1 यहां से कहां चला जाए 4 5 6 मतलब x2 y2 z2, अगर ये ऐसा कोई मूव कर रहा है एक जगह से दूसरा जगह, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका हम लोगों को पता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, तो x2 माइनस x1 ये I का दुनिया, y2 माइनस y1 ये J का दुनिया, और z2 माइनस z1 ये कौन सा वर्ड है, ये है K का दुनिया। तो x2 माइनस x1 इंटू I करोगे तो x2 माइनस x1 देखिए 4 माइनस 3, तो सीधे ही लिखते हैं, इतना कैलकुलेशन तो करेंगे ही सब। तो ये कुछ नहीं हो बगल में तो 1 होता ही है, तो 4 माइनस 3 मतलब 1 I। फिर उसके बाद 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 किसके बराबर 3J के बराबर, Z2 माइनस Z1 तो ये किसके बराबर 5K के बराबर ऐसा हो गया। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट ऐसा होना चाहिए। तो हम लोगों का परंपरा क्या बोलता है, I वाले को I से टकरा दो, तो यहाँ पे I के बगल में 2 यहाँ पे 1, तो ये रहा 2 इंटू 1। J वाले को J से टकरा दो, तो अगला टर्म हुआ 5 इंटू 3। फिर तीसरा टर्म कौन सा हुआ, K वाले को K से टकरा दो, तो 3 इंटू 5, तो ये अगला टर्म हो गया।
2 बार 15 हो रहा है, 1 बार 2 हो रहा है। वर्क डन इक्वल टू देखिए कितना के बराबर, 32 जूल के बराबर वर्क डन होगा। तो पहला जो टाइप होता है वो उसी तरीके का होता है, आपको फोर्स दे देगा 3i 4i 2j ऐसे काम कर रहा है, और पोजीशन दे देगा ए से बी, पी से क्यू ऐसे चला गया। तो अगर पोजीशन दिया है तो डिस्प्लेसमेंट निकाल दीजिए, फोर्स ऑलरेडी गिवन होगा, डॉट प्रोडक्ट लेके ऐसे निकल जाएगा। चलिए अब अगला जो हम लोगों का, ये बहुत ही सिंपल बात हो गया, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, वो आप इजीली कर लेंगे एक जगह से दूसरा जगह ले जाने में। जो अगला इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि हम लोगों को कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय किसके द्वारा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। देखो वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कहीं पे फोर्स काम कर रहा है 4 न्यूटन, जिंदगी भर 4 न्यूटन ही काम कर रहा है, तो वो एक कांस्टेंट फोर्स है। मान लीजिए कहीं पे आपको पता चला कि फोर्स ऐसा काम कर रहा है कि फोर्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इसके बराबर, कि फोर्स का एक्सप्रेशन ऐसा दिया हुआ है। तो यहां पे देखिए हम लोग अगर यहां पे देखें तो ओरिजिन को हम लोग x इक्वल टू 0 बोलते हैं, थोड़ा दूर जाने के बाद x इक्वल टू 1 आता है, x इक्वल टू 2 आता है, x इक्वल टू 3 आता है। तो यहां पे अगर आप चेक कीजिएगा तो ये वाला फोर्स जो है ये कांस्टेंट नहीं है, ये x पे डिपेंड कर रहा है। कि अब ऐसा नहीं है कि ये 4 न्यूटन की तरह क्या है, ये 4 न्यूटन की तरह जिंदगी भर कांस्टेंट हो। अब की बार जो फोर्स है वो समय के साथ या पोजीशन के साथ बदल रहा है। कि यहां पे देखिएगा तो x इक्वल टू 0 पुट करो उसमें तो फोर्स 0 है, और x इक्वल टू 1 पुट करो तो फोर्स 2 हो गया, x इक्वल टू 2 पुट करो तो फोर्स 6 हो गया, x इक्वल टू 3 पुट करो तो फोर्स का वैल्यू 9 हो गया। सो ऑन एंड सो ऑन, जैसे जैसे पोजीशन बदल रहा है वैसे वैसे फोर्स का वैल्यू बदल रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को आप ऐसे डॉट प्रोडक्ट से आसानी से नहीं आएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम में क्या बोला जाता है कि मान लो अगर F नाम का फोर्स है, जो कैसे भी ऐसा हो, अन्य किसी प्रकार का हो, F नाम का फोर्स हो, अगर उसको dx डिस्प्लेसमेंट कराना हो, सोचिए कि इस फोर्स के मदद से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx कराना हो, तो स्मॉल वर्क, कि मान लो इस फोर्स के मदद से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx कराना हो, तो स्मॉल वर्क जो होगा dw वो किसके बराबर, एफ डी एक्स के बराबर। तो देखो एक अपने पास मेथड होता है जिसको बोला जाता है इंटीग्रेशन। तो टोटल वर्क जो होना चाहिए, टोटल वर्क होना चाहिए W इक्वल टू छोटा छोटा dw 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 छोटा छोटा वर्क को जोड़ते जाइए तो वर्क डन का फॉर्मूला आया। अगर फोर्स वेरिएबल हो तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, जो आपका एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन है, ये आपको यहां पे टोटल वर्क प्रोवाइड करेगा। इसके आधार पे और क्वेश्चन करेंगे, आज के लिए बस एक क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। तो चलिए क्या बोला जा रहा है कि इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी is F equal to x plus 2, then the work done in displacing the body from x equal to 2 to x इक्वल टू। चलिए तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो एग्जाम में भी खूब आता है ये क्वेश्चन,
वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, कि आपको फोर्स का ऐसा कोई एक्सप्रेशन दे देगा। जैसे वहां पे हमने लिया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहां पे है एक्स प्लस टू, एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, तो फोर्स का एक्सप्रेशन हो गया एक्स प्लस टू, ऐसा दिया हुआ है। आपको बोला क्या है कि कोई बॉडी है जो x इक्वल टू पे लाई कर रही है, उसको उठा के कहां लेके चला जाना है, x इक्वल टू 4 पे उठा के चला जाना है। तो वर्क डन बताइए। तो वर्क डन अभी अभी हम लोगों ने कहा है कि जो वेरिएबल फोर्स दिया है उसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, एफ डी एक्स ऐसा होना चाहिए। यहां पे देखेंगे तो एफ डी एक्स कहां से कहां जाना है x को, x इक्वल टू 2 से, जो पढ़ाए थे काइनेमेटिक्स तो बताया गया था कि कैसे करना है इंटीग्रेशन। तो x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 4, तो लिमिट पुट कर दिया गया। यहां से देखिए 2 से 4, एक्सप्रेशन क्या है, तो एक्सप्रेशन है x प्लस 2, तो पहला टर्म जो बनेगा, पहला टर्म बनेगा यहां पे देखिए किसके बराबर, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 के बराबर, और ये कहां से कहां जा रहा है, 2 से 4 जा रहा है, x प्लस 2 इंटू डी एक्स है। x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, इतना तो बताया गया है कि x इंटू डी एक्स या x टू दी पावर n ही जनरल इंटीग्रेशन x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, तो x का पावर 1 है तो x स्क्वायर बाई 2 ऐसा हो गया। 2 इंटू डी एक्स, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है 2 से 4 ऐसा हो गया। अब आके क्या कीजिए, अब आके यहाँ पे लिमिट पुट कर दीजिए। तो लिमिट पुट करोगे तो देखो लिमिट का क्या तरीका होता है, पहले ऊपर वाला पुट करो तो 4 स्क्वायर बाई 2 एक्स की जगह, माइनस नीचे वाला पुट कीजिए तो 2 स्क्वायर बाई 2 हो गया। फिर उसके बाद यहां पे पुट कीजिएगा तो 2 इंटू एक्स ही तो है, अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 2। यहां से देखो 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 2 कितना के बराबर, 8 के बराबर। 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 होना चाहिए कितना, 2 के बराबर ही होना चाहिए। तो ये देखिए 8 माइनस 2 ये यहां से बच गया। 2 इंटू 4 माइनस 2 2 के बराबर यहां से बचा। W इक्वल टू देखिए 6 प्लस 4, वर्क डन कितना के बराबर, तो इस काम को अचीव करने में वर्क डन जो है वो 10 जूल के बराबर लगेगा। आपको पहले भी बोला गया है कि बेसिक इंटीग्रेशन वगैरह आना ही पड़ेगा, तभी फिजिक्स में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वेरिएबल फोर्स के वर्क डन को नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे।